ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कि कन्या राशि वालों के लिए 26 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है और इस दिन आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुद्ध महाराज वो वक्री होने जा रहे हैं। पुरुषार्थ में कमी ला सकते हैं, सही जगह चलती हुई गाड़ी में कहीं ना कहीं आपके मन में फिर वही आ जाएगा दुस्वभाव, पता नहीं किसमें क्या होगा, अरे जो होगा देख लेंगे। साथ साथ इस बात का मनो मस्तिष्क से नेगेटिव भाव हटाने का प्रयास करें, थोड़ा उत्साह बढ़ने का प्रयास करें। उत्साह के स्वामी मंगल इन दिनों थोड़े कमज़ोर हैं और ध्यान रखें उसका ठीक करने के लिए मंगलवार दिवस है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। 27 तारीख बुधवार की बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ परिवर्तन का योग बनेगा और परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही रहेगा, नेगेटिव ना रहेगा। ध्यान रखें वो आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का योग बनाने के रास्ते उत्पन्न कर सकता है, तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि है और उस दिन बृहस्पति महाराज जो वक्र गति से चल रहे हैं वो रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वक्री स्थिति में चलते हुए और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध विशेष तौर पर बड़ा शुभ माना जाता है, गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है और ये जो योग बन रहा है आपके लिए कहीं भी नेगेटिव नहीं है, हमें अच्छा दिखाई देता है। देखिए इस समय में चंद्रमा के नक्षत्र में जो आ जाएंगे बृहस्पति तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बनाएंगे। आगे बढ़िए, ध्यान रखिए, चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार मन में ना लाएं। उनको ठीक करने के लिए पीली चीज़ों का दान, प्रदोष है और साथ साथ गुरु प्रदोष है और बृहस्पति महाराज इन दोनों भाग्य में आपके बैठे ही हैं और भाग्य में वक्री होकर बैठ गए हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ना उत्पन्न हो, उसको ठीक करने के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। हो सके तो प्रदोष का समय है, शिव का खासतौर पर ध्यान करते हुए बेलपत्र अर्पित करना आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगा। एक बेलपत्र की माला लेकर उसमें कम से कम जितनी आपकी आयु है उतने बेलपत्र बांध लें गांठ से और पीले धागे में लपेटकर उनको विशेष तौर पर भगवान प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शिव का मंत्र जप करते हुए अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इस मंत्र को जप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान को अर्पित करें। देखिए कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से थोड़ी वृद्धि की तरफ है। शिवरात्रि का सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि का जो योग बन रहा है वो अच्छा आशीर्वाद का दिन है। कहीं भी कार्य में मनोमस्तिष्क में हल्का सा विचार लग रहा हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों को, माता का पिता का आशीर्वाद लेकर काम करोगे ना, ये योग ऐसा बना हुआ है कि जो अवश्य आपको सफलता देने के योग दे देगा। शिव का शिवरात्रि है, गणेश जी जो हैं वो शिव के आशीर्वाद से ही अजर अमर हुए और पूरे संसार में सर्वप्रथम पूज्य हुए। तो ऐसे में माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ही आपके लिए कल्याण का योग बना रहा है। ध्यान रखें आपके लिए अच्छा रहेगा ये योग। एक बात का और ध्यान रखें, भद्रा है इस दिन, जो करीब करीब सुबह 8:30 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 9 बजे तक रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। 30 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है इस दिन और कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे लेकिन आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएंगे। कमज़ोर है लेकिन फिर भी गजकेसरी योग का निर्माण जो आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुद्ध महाराज होने जा रहे हैं अस्त, ये आपके लिए थोड़ी समस्या का कारण है, तो आपको बुद्ध को करना होगा, जगाना होगा बुद्ध को। बुद्ध का नेगेटिव प्रभाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। देखिए बुद्ध का जब नेगेटिव प्रभाव होता है ना तो मनो विचारों में, शब्दों में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और जितनी शब्दों में नेगेटिविटी आई बुद्ध उतना खराब हो जाएगा। देख लीजिए खास तौर पर बुद्ध के विचारों, बुद्ध का एक सबसे बढ़िया टोटका जो है, हम आपको समझाएं, अनेक प्रकार के लोग उपाय करते हैं, कोई पन्ना पहनाएगा, कुछ और पहनाएगा। हम कह रहे हैं आपको केवल अपनी वाणी का संयम रखें, ना तो नेगेटिव बोलें ना कुछ अपशब्द बोलें। जितना नेगेटिव बोलोगे, जितना अपशब्द बोलोगे, बुद्ध उतना खराब और हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। भी काफ़ी लंबे समय तक बुद्ध नेगेटिव चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हरी चीज़ों का दान करें। गौशाला में थोड़ा सा एक काम करें। अमावस्या वैसे ही आज चतुर्दशी के बाद अमावस्या का योग बन जाएगा। मध्याह्नकालीन अमावस्या पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या प्रशस्त रहेगी, तो पितरों के निमित्त आज गौशाला में एक काम करें, थोड़ा पालक लेकर या
मूंग की दाल भिगोकर भिजवा दीजिए। बुद्ध का उपाय भी होगा, पितरों का तर्पण भी हो जाएगा, साथ साथ पितरों तर्पण भी कर लें तो बहुत अच्छा योग बनेगा। तो आपने ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से ये समझा कि किस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गोचर का प्रभाव है। जी हाँ, एक गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से, आपकी नाम की राशि के दृष्टिकोण से इस गोचर के प्रभाव को आप समझ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई प्रकार से, वैसे तो पुराने ज़माने में जो व्यवस्था चलती थी राशि के अनुसार से ही सब लोग सारे कार्य करने का प्रयास करते थे, उसके दृष्टिकोण से एक रास्ता बन जाता। लेकिन आज नाम की राशि कुछ और है, जन्म की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, और फिर इनमें भी प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन है, ये सब गणनाओं का विषय है। इसको सुंदर रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देखना है अपनी राशि के अनुसार से फल। तो हमने आपको बताया कई बार कि आप अपनी राशि, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। जो लग्न है वो विशेष तौर पर, जहाँ पर जिस लग्न में आपकी उत्पत्ति हर रोज़ करीब करीब पूरे 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लग्नें नित्यपति 2-2.5 घंटे के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाती रहती हैं। तो आप जिस काल में, जिस समय में, जिस लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से वो लग्न भी राशि के अनुसार से ही एक प्रभाव माना जाता है। उसका भी प्रभाव पूरी जन्मपत्री के अनुसार से होता है। कई कई मतों में कई विभिन्न ज्योतिषियों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोचर का प्रभाव है वो चंद्र राशि के अनुसार से देखना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा देखा कि कई बार जन्मपत्री में चंद्र राशि इतनी प्रभावी नहीं होती, लग्न राशि ही प्रभावी होती है, लग्न जो होती है, और उसके अनुसार से ही पूरा प्रेडिक्शन मैच करता है। तो ये सारा अध्ययन का विषय है। जब आप जन्मपत्री अच्छे से दिखाएं तो उनसे समझ लें कि हमें किस प्रकार से जन्मपत्री को देखना है, समझना है, कौन सी लग्न हमारी प्रभावी, चंद्र राशि प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, और या नाम राशि प्रभावी है। तो इन सब के द्वारा भी हम अच्छे से, यदि आप अच्छे से समझ लें तो उसके बाद आपको पूरा प्रेडिक्शन समझ में आ सकता है कि गोचर का प्रभाव आपके ग्रह गण के अनुसार से किस प्रकार से हो रहा है। तो ये समझे कि गोचर का प्रभाव तो आपने समझ में आया, लेकिन मूल जन्मपत्री सब कुछ डिपेंड करती है। देखिए, गोचर का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप समझें कि आपका जन्म जब हुआ, जिस समय में आप क्या पैरामीटर्स लेके उपस्थित हुए, ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें आपका प्रभाव क्या है। जैसे आप समझ सकते हैं, अब सर्दियाँ वो आ रही हैं, सर्दियों का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग हुआ। जो थोड़े हेल्दी होंगे वो उसका लाभ ले लेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको जुकाम, सर्दी, खांसी, नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। जो और प्रकार से, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग किस्म का प्रभाव होगा मौसम का। मौसम एक ही है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले मौसम के लिए, मौसम जो है वो सबके लिए एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पर, शरीर के ऊपर, कि देशकाल परिस्थिति आपकी किस प्रकार की है। तो वही जन्मपत्री का विषय है कि आप कब जन्म हुए, किस प्रकार से आपके भुक्त भोग्य कर्म किस प्रकार के थे, और उसके अनुसार से आपको जो आज मौसम बन रहा है वो उस पर क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर क्या है उस पर क्या प्रभाव होगा, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं। जो आपकी जन्मपत्री में सूर्य इत्यादि ग्रह हैं वो वहाँ प्रबल हैं, पावरफुल हैं, ताकत में हैं या निष्फल है, वहाँ पर उनमें सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। हल्के हल्के से परिवर्तन से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि केवल ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने 4 दिन में, आज की तारीख पे तो क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 4 दिन में ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल टीवी पे, आजकल किस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड बन जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा के लोग ज्योतिषी बना देते हैं। लोग जीवन लग जाता है ज्योतिष को पढ़ने में, और कई, मैं कहता हूँ, एक जीवन पूरा भी नहीं होता है। लगातार लोग अध्ययन करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर आज हम 40-40 सालों से ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अंदर जिस प्रकार से 10 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था। मैं कहूँगा 5 साल की आयु से ही, 1980 के आसपास से ही, बाल्यकाल से ही पिताजी ने ज्योतिष को सीखने में लगाया। जब 5 साल के थे तब से ही उन ग्रहों की अवस्था समझाना, गणनाएँ, ज्योतिष की जन्मपत्री बनाना, वो सब उस समय से सीखा। और इसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती हैं, और आप समझें कि ज्योतिष के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है, तब जाके जीवन में परिवर्तन का मार्ग आप समझ सकते हैं। और दूसरा कारण एक और है, ज्योतिष में 2 विषय है, एक तो गणित है और एक फलित है। एक कारण को जानने का तरीका है और एक निवारण का तरीका है। ऐसी कोई विज्ञान की स्थिति ठीक नहीं है कि जिसमें निवारण हो ही ना। तो ज्योतिष के अंदर मंत्र विज्ञान के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, पूजा पाठ के दान पुण्य के इत्यादि के विधान के अनुसार से ग्रहों की गणनाओं को समझकर उसका कष्टों का निवारण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तुलसी बाबा ने कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही।
तो इसलिए कर्म सही रूप से करने का हमें प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में, सही स्थिति में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही दिशा में चीज़ों को समझकर हम सही दिशा को पकड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे तो गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये ज्योतिष का हमने आपको कारण के साथ निवारण का रास्ता समझाने का प्रयास किया। तो आप भी अपनी जन्मपत्री को बड़े भाग्य से मानुष तन पावा है, कहा ना तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाइए। चीज़ों को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए हम समय, देश, काल, परिस्थिति को समझें, वो ही ज्योतिष सिखाता है। और जो समझ लेते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं, विडंबनाओं में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख के भी लिखते हैं अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष विज्ञान, फिर देखते क्यों भाई? पूरे विश्व ने अनादिकाल से ज्योतिष विज्ञान का लाभ लिया और क्या से क्या लोगों ने प्राप्त कर लिया। नित्यपति हम देखते हैं बहुत सारे लाभ, जब जन्मपत्री देख रहे होते हैं जो विषय निकल कर आता है आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इन गणनाओं के माध्यम से वो सत्य सामने आ जाता है। इसके भाग्य में कब क्या लिखा है वो जानने को मिल जाता है, और कब उसके अनुसार से हम उसका लाभ भी ले सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। भविष्य परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि जो आपने के द्वारा कर्म हो गया वो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा ही। कर्म का योग कर्म के द्वारा ही कर सकता है, और ये ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आप समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, ये सब का सब बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणों पे आधारित है, कहीं कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो आप इन सिद्धांतों को सही समझें। हमने इन्हीं सब विषयों के ऊपर आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन सब पे शोध किया है। बहुत सारी पुस्तकें भी जो हमारे यहाँ से प्रकाशित की गई हैं, और समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम हमारे आश्रम पर चलता ही है, उसमें आप आ सकते हैं, और रविवार में उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। उसमें हमने स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई है। जो विषय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वही अध्यात्म के मार्ग से उन चीज़ों के समक्ष में आपसे विचार विमर्श, आपके प्रश्नों का निदान। बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं, अब इतने प्लेटफॉर्म पे तो व्यवस्था नहीं है। रविवार के दिन आश्रम पे आप सुबह आश्रम जो यज्ञ होता है उसके बाद आधे घंटे का समय रहता है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो आप वहाँ पर आके करेंगे तो उसका हम निदान अवश्य आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे। और कोई शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाता आश्रम में इन समस्त यज्ञों में भाग लेने के लिए। तो आप भी सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क में स्थित ये आश्रम है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। बहुत सारे विषयों में, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में शोध पर हमने कार्य किया है। जो पूरे विश्व में मुद्राएं आप देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इन सब संबंध में भी हमने पूरे विश्व में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करके बहुत सारे ज्ञान को समय समय पर संसार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप भी हमारे संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों को मंगा सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार्क में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। और रविवार वाले यज्ञ में तो अवश्य आप पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारी थी। हमने कई बार उसके संबंध में आपको बताया है, चमत्कार आपके समक्ष रखा है। तो आप भी रविवार को उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर माँ भगवती का दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यों से युक्त बना सकते हैं, चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं।